हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की न्यू क्लास में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे हमारी जो फर्स्ट यूनिट की, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे लास्ट टाइम जिसके बारे में हमने बात की थी। इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पोस्ट। तो ये दो हमारे हो गए थे टॉपिक। आज हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम अपने तीसरे टॉपिक की बात करें तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप सभी ने बताना है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और फिर हम आगे की जो अपनी वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसकी हम बात करने वाले हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हमने कर ली थी लास्ट टाइम, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो सबसे पहला सवाल यही कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जब हमने जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है कि एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा किया जाए, या उन लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करें, उनका बंटवारा कैसे करें ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स थी। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिनमें से दो मेन ब्रांचेस माइक्रो और मैक्रो की हमने बात की। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज। तो स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लार्ज लेवल पर या होल इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम चर्चा करें, स्टडी करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो चीज़ें हमारी हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमारे पास देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे पहले हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, थोड़ा सा मैं उस डेफिनेशन पे आऊँगा जो हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच की स्टडी है। उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन लेकर के आना है, कैसे अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करना है, उसके बारे में बात करती है। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इस प्रॉब्लम की वजह से फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ये इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है।
कि यही क्वेश्चन है। पूरे इंडिया के लेवल पर सरकारें इसी का सलूशन ढूंढने में लगी हुई हैं कि इतने सारे जो 140-50 करोड़ की आबादी देश की हो चुकी है कि उनकी इतनी सारी वॉन्ट्स हैं। तो आप देखते होंगे कभी कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है, कभी कहीं पर कोई हड़ताल हो रही है। वो सारी किस चीज़ की वजह से कि लोगों की वॉन्ट्स इतनी हैं दुनिया भर की। ठीक है, कहीं पर कोई पार्टी कुछ कर रही है, कहीं पर कोई पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो सारी किसकी वजह से? वॉन्ट्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स की वजह से। तो वहाँ पर फिर क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चूज़ करना पड़ता है किसी एक चीज़ को। ठीक है, पर ये जो चॉइस है इतने सारी, तो आसान नहीं होता कि हम किसको छोड़ें और किसको चूज़ करें। आपने अपनी जो जनरल लाइफ है उसमें भी ये महसूस किया ही होगा कि जब आप ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ को हम चूज़ कर लें और किस चीज़ को हम छोड़ दें। तो यहाँ पर जो ये इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम आई, तो ऐसे ही उसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी आते हैं फिर हमारे पास। और वो जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आते हैं बहुत सारे, वहीं से फिर हमारा ये जो एक इकोनॉमिक्स को जो पढ़ने का एक अलग नज़रिया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वे में वो सामने आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे मतलब हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से डील कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या, कैसे, इस रूप में हम करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं किसमें? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो वहीं पर इसके दूसरी साइड अगर हम देखें कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, देखो सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, अभी हम उन सॉल्यूशन पे नहीं आ रहे, हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, इसमें हमने बात की क्या, कैसे। ठीक है, पर जब हम नॉर्मेटिव की बात करें, किसकी? नॉर्मेटिव की। तो नॉर्मेटिव में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उन सॉल्यूशन में से ये बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशन में से हमने कौन सा चूज़ करना है और कौन सा छोड़ देना है, यानी हमें कौन सा चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए या शुड वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव में हमने क्या बात की कि क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव में। ठीक है, इसके अगर हम हिंदी अनुवाद करें, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र विश्लेषण। तो आदर्श आपने सुने भी होंगे, आदर्श वाक्य। तो जितने भी आदर्श वाक्य होते हैं कि अगर आप एक विद्यार्थी के तौर पर आपको स्कूल में बोला जाता होगा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हालांकि आप बोलते ही होंगे। ठीक है, कि आपको सुबह इतने बजे उठना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, आदर्श वाक्य। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी यही बात करती है कि जो आपके पास इतने सारे सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो उनमें से कौन सा होना चाहिए। तो जब अगर हम हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करें, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके
उसके जो एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं, वो उनको बहुत सारे सॉल्यूशन देते होंगे कि जैसे ये प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में, तो इसके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो फिर वो उनको सजेस्ट करते होंगे कि यहाँ पर ये योजना होनी चाहिए, ये योजना नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन पास आते हैं तो लाडली बहन जैसी योजना जिसमें डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं, ऐसी योजनाओं पे भी वो सजेशन देते होंगे और वो देखते भी हैं कि वो लागू भी होती हैं। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है क्या है क्यों है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करती है कि जो वो सोल्यूशन हमें मिले क्या या क्यों के रूप में, तो वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस बात करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में? ठीक है, तो अगर एक लाइन खींचे तो इसमें बात करते हैं क्या है वो सॉल्यूशन, क्यों है, ठीक है, कैसे हैं, पर इसमें व्हाट शुड बी और शुड बी नोट। ठीक है, तो इसमें कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए, इसमें क्या है क्यों है, इसके बारे में। तो ये आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस है और इसमें कि वो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिले उनमें से कौन से सॉल्यूशन हमें अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन ठीक है सिचुएशन के हिसाब से, जो सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से, तो ये देखा जाता है। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो। ठीक है, कि ये स्टडीज इकोनॉमिक फिनोमेना एज दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, इकोनॉमिक शुड बी अबाउट हाउ द इकोनॉमी शुड बी, कि इकोनॉमी जो कैसी है वो होनी चाहिए। इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। वैल्यू जजमेंट मतलब जिसमें हम वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे का ध्यान रख करके। ठीक है, कि गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, क्यों देनी चाहिए गरीबों को फ्री? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जो हमारी जो वैल्यू है, हमारे मूल्य है कि जो असहाय हैं उनकी मदद करें हम, तो इस तरह की जो चीज़ हमें इसके अंदर दिखती है। तो वो नॉर्मेटिव आदर्श चीज़ें, ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें फैक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं उनको देख करके एनालाइज किया जाता है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके बारे में ये आप स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमने बात की इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स की एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अगर जो प्रॉब्लम आई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, उन्हीं सॉल्यूशन को देखने के दो नज़रिए, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करता है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की बात करता है क्या है क्यों है, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बात की जाती है। पर देखें कि दोनों को स्टडी करना एक साथ ज़रूरी हो जाता है, अकेले अकेले को हम नहीं कर सकते कि सिर्फ अगर हम इसको करें और इसको छोड़ दें तो हम सही से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, और अगर इसको छोड़ दें सिर्फ इसको लेकर के चलें तब भी हमारे डिसीज़न सही नहीं होंगे, क्योंकि फैक्ट्स के बिना आप ठीक से डिसीज़न नहीं ले सकते। और अगर मोरालिटी को आप छोड़ देंगे तो भी फिर आप सोसाइटी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं, ठीक है, देश अमीर हो, इसके साथ साथ हमें लोगों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक हमारा देश डेमोक्रेसी है
तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो इन दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ता है हमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस को। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको 2-3 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मान लीजिए ये एक प्लेस है, ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी जो भी हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, अभी जो मैंने बताई आपको, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, अगर इन सब के बारे में डिसीजन है एक जो सेंट्रल पावर है सेंट्रल पावर या सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, वो सारे डिसीजन, ठीक है, अगर ये ले रही, वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो सकती है? सरकार हो सकती है, कहीं पर ऑटोक्रेसी है तो कोई राजा हो सकता है। तो अगर वो इन सब के बारे में डिसीजन ले रही है तो हम उस इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्लान है वो सेंटर ले रहा, सेंटर कोई अथॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट या कोई किंग, अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर अभी भी जो राजा बनता है या फिर जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है वहाँ पर प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ से सारे प्लान सेंटर बनाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। इसके अपोजिट एक जो दूसरी इकोनॉमी है, कौन सी? मार्केट इकोनॉमी। उसमें क्या होता है कि एक कोई प्लेस है, ठीक है, उसमें जो भी ये एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ अभी अभी मैंने बताई, बताओ एक बार, रिपीट करो। प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इस इन सब एक्टिविटीज़ को अगर मार्केट में खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ने का मतलब क्या है कि इनको फ्री कर दिया जाए, ठीक है, कि मार्केट अपने हिसाब से इन सब के बारे में डिसीजन ले। मार्केट किन से बनी होती है? लोगों से ही, यानी लोग अपनी तरफ से डिसीजन लें, इंडिविजुअल्स, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वो डिसाइड करें कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और लोग खुद डिसाइड करें उनको क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं करना, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर नहीं, कौन सी चीज़ें सेव करनी है, कितना करना। तो ये सारे डिसीजन अगर कौन ले? मार्केट। मार्केट यानी पीपल खुद से लें, कोई सरकार उनमें इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा? मार्केट के द्वारा, या जो आपके इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर, सप्लायर्स, ये सब इकोनॉमिक एजेंट हैं। तो इनके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो एक मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की आपकी इकोनॉमी हो गई। उसके बाद इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की जो चर्चा है चैप्टर की वो करेंगे। थैंक यू।